तो आपकी बॉडी और सोल दोनों को रिदम में आना पड़ेगा। इसका मतलब आपको अपनी बॉडी को सुपर हेल्दी जितना कर सकते हो उतना करिए, और साथ ही साथ सोल के बारे में क्या करिए, देवानंद बन जाइए। मुझे नहीं पता, लेकिन जिद्दी भी हो गया था वो। बोलता है अब सवाल ये नहीं है कि बारिश होगी कि नहीं होगी गाइड फिल्म में, अब सवाल क्या है कि तू है कि नहीं? अगर तू है तब प्रूव कर, और नहीं है तो जिंदा रहकर क्या फायदा। सवाल अब ये नहीं कि पानी बरसेगा या नहीं, सवाल ये नहीं कि मैं जीऊंगा या मरूंगा, सवाल यह है कि इस दुनिया को बनाने वाला चलाने वाला कोई है या नहीं। अगर नहीं है तो परवाह नहीं, जिंदगी रहे या मौत आए, एक अंधी दुनिया में अंधे की तरह जीने में कोई मजा नहीं। और अगर है तो देखना यह है कि वो अपनी मजबूर बंदों की सुनता है या नहीं। नमस्ते नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में, जो वैसे तो मौत के बारे में है, क्योंकि हम लोग मौत के बाद क्या होता है इस चीज़ को पढ़ने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं इस किताब की मदद से। इसका नाम है डेस्टिनी ऑफ सोल्स। इसमें डॉक्टर माइकल न्यूटन हैं, जो बहुत ही अच्छे हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, बहुत अच्छे ऑथर हैं, और मुझे लगता है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इतनी हिम्मत कर पाते हैं, पढ़े लिखे लोग, सो कॉल्ड क्वालिफाइड लोग, कि ऐसी किताब लिखें कि उनके कलीग्स और पढ़ा लिखा समाज उनका मजाक उड़ाए। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इसको सब मजाक समझते होंगे, लेकिन इस किताब की वैल्यू हमें तभी होती है जब हमारे साथ कोई बहुत बुरी चीज़ हो जाती है, हमारे आसपास में किसी की डेथ हो जाती है। ये मुझे एहसास नहीं था जब मैंने इस बुक को कवर करना शुरू किया। तब लगा ठीक है, चलो कुछ वीडियोस बना रहे हैं, लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा। लेकिन उसके बाद हज़ारों लोगों ने मैसेज किया कि मरने के बाद लोग एग्जिस्ट करते हैं, ये बात चाहे सच हो चाहे झूठ, राहत बहुत मिल रही है। बल्कि जो हमारे क्लोज स्टूडेंट्स हैं, जोनोगीज़, वो तो कहते हैं कि एक नया पर्सपेक्टिव मिला है। बेसिकली इसमें कह रहे हैं कि आदमी मरने के बाद इसको एक टनल टाइप का दिखता है, फिर उसको रोशनी दिखती है। यहाँ तक तो बहुत फेमस कॉमन नॉलेज है, सभी जगह पर इसको नियर डेथ एक्सपीरियंस या तो इस टाइप की चीज़ें कही जाती हैं। लेकिन इसके बाद इन्होंने एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में बताया है कि आप किस तरह से, लाइट के बाद क्या होता है आपके साथ, वहाँ आप अपने गाइड से मिलते हैं। अगर आपकी सोल की मैच्योरिटी कम है तो आपकी एक क्लेंसिंग प्रोसेस होती है, और अगर आप मैच्योर हैं तो आप अपने क्लस्टर ग्रुप्स के साथ जाते हैं और आपकी ट्रेनिंग होती है। तो मेरी एक और बात मुझे अच्छी लगी ये सोच करके कि हम लोग ये मानते थे जब से हमने योग पढ़ना और पढ़ाना शुरू किया कि फ़िज़िकल वर्ल्ड भोग भूमि नहीं है। क्या है ये? ज्ञान भूमि। इस दुनिया में जो भी इंसान भोग के लिए जी रहा है वो परेशान होगा, दुखी होगा और फ्रस्ट्रेटेड होकर मरेगा। लेकिन वहीं पर इसके बारे में और काफ़ी डेप्थ में हम लोगों ने बात की है अपने ज़ेनोगा एडवांस में। लेकिन जिसको ये क्लियर हो जाता है जितनी जल्दी से जल्दी हो सके कि ये दुनिया ज्ञान भूमि है। ज्ञान भूमि मतलब अपने आप को जानने की जगह है, जहाँ पर हम खुद को जानते हैं। इस प्रोसेस में सबसे पहले तो आप बचपन में आपको अपना एहसास होता है कि मैं कुछ हूँ। एक छोटा बच्चा जब सेल्फ अवेयर होता है, उसके बाद वो अपने आप को सर्वाइव कराने के लिए रिश्तों को पकड़ने की कोशिश करता है। जो लोग बहुत इनसिक्योर होते हैं वो लोग पॉसेसिव हो जाते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने वाइफ, अपने हस्बैंड वगैरह के लिए। लेकिन जब आपकी मैच्योरिटी बढ़ती जाती है तो धीरे धीरे आप का माइंड, जैसे हमने कल डिस्कस किया था, फोकस करना सीख पाता है। तब आप सचमुच में फ़िज़िकल वर्ल्ड में कुछ ऐसा कर पाते हो जिसके ज़रिए आप अपना और अपने फैमिली का देखभाल कर पाते हो, नौकरी वगैरह। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मैच्योर सोल्स होते हैं वो लोग कुछ ऐसा कर पाते हैं जिसकी वजह से हज़ारों लाखों लोगों को हिम्मत मिलती है। लेकिन आज तो मैं एक ऐसी चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। मुझे लगता है कि हीलिंग शब्द कॉमनली यूज़ करते हैं हम लोग, लेकिन कोई भी बहुत कम ऐसे लोग हैं जो हीलिंग के प्रोसेस के ऊपर विश्वास करते हैं। अगर किसी के साथ हो भी जाए तो भी लोग सोचते हैं कि अपने आप हुआ होगा। अगर अपने आप भी कोई आदमी हील हो रहा है तो उसकी बॉडी में कौन सी एनर्जी है जो उसको हील कर रही है।
मुझे याद है जब मैंने रमण महर्षि का और साईं बाबा की बायोग्राफी कवर की थी, तो उसमें एक नहीं हज़ारों इस तरह के एक्सपीरियंसेस उन्होंने शेयर किए हैं। मतलब हज़ारों में बोल रहा हूँ, उसमें काफ़ी डिटेल में कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर किए, लेकिन लोग हज़ारों हैं। आज भी जो लोग मंदिरों में जाते हैं, साईं बाबा के वहाँ मंदिर में जाते हैं या किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे जाते हैं, एक श्रद्धा से, इस फीलिंग से कि वो मुझे ठीक कर देंगे, तो माना जाता है ठीक होके आते हैं। लेकिन वहीं पर साइंटिफिकली भी ये माना जाता है, अगर कोई आदमी डॉक्टर के पास जाता है ये सोच करके कि ये मुझे ठीक नहीं कर पाएंगे, तो बहुत मुश्किल होता है उनको ठीक करना, ऐसे मरीज़ों को। लेकिन आज पता नहीं कैसे, मतलब कल जब मैं इस वीडियो की तैयारी कर रहा था, एक इसको बोलते हैं, एक कौन सा पॉइंट होता है जब पानी, टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं, थ्रेशोल्ड पॉइंट कह सकते हैं, जहाँ पर पानी भाप बन जाता है, वो मेरे साथ हुआ। अब तक मुझे लगता था हीलिंग प्रोसेस, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, एक थ्रेशोल्ड पॉइंट, तो वो मेरे साथ हुआ। और अब मुझे लगता है हीलिंग क्योर से अलग है, और हीलिंग कुछ ऐसी चीज़ है जो हम कर सकते हैं। हम लिटरली दूसरों को हील कर सकते हैं। पहले मैंने उसको ट्राई भी किया था, कुछ लोगों को फ़ायदा भी हुआ था। मुझे याद है जब दिल्ली में था मैं, तो एक अंकल थे, उनके यहाँ मैं कुछ दिन के लिए रुका था। तब नया मैंने योग सीखना शुरू किया था। दिनेश अग्रवाल जी थे, उनकी वाइफ को कहीं पैर में दर्द हो रहा है, कहीं कमर में दर्द हो रहा है, तो मैंने उनको हाथ रख के हील करने की कोशिश की थी। 2-3 दिन किया था तो बोली थी मुझे आराम है, लेकिन उस समय मुझे ही बहुत भरोसा नहीं था। तो मुझे लगा शायद मेरी हीलिंग से हुआ है कि क्या हुआ। और मैंने देखा मेरे अंदर में एक घमंड सा आ रहा था कि मैं एक डिवाइन बीइंग टाइप का हो गया हूँ और लोगों को मैं छू करके हील कर देता हूँ। तो मुझे लगा कि भाई आशीष भाई, तुम इतना हवा में मत उड़ो, इतने बड़े तुम योगी सन्यासी नहीं हो। तो मैंने छोड़ दिया हीलिंग प्रोसेस। फिर हमने ये भी पढ़ा था, कृष्णमूर्ति की बायोग्राफी हमने पढ़ी थी, जहाँ पर एक लेडी थी, हमने कल भी डिस्कस किया था, उनको कानों में इन्फेक्शन हो गया था और सुन नहीं पाती थी। तो कृष्णमूर्ति ने उनको कई बार हीलिंग सेशंस दिए थे और वो ठीक हो गई, और उसके बाद कभी वापस उनका कान ख़राब नहीं हुआ। अब जब मैं लॉजिकल साइंटिफिक डॉक्टर्स हैट जिसको बोलते हैं, अगर वो पहन करके सोचूं तो लगता है बकवास है। लेकिन हीलिंग के पीछे कुछ तो लॉजिक है, और उसका कनेक्शन है आपका माइंड कितना याद रख सकता है कि आपके अंदर में सांस चल रही है, उसकी वजह आप नहीं हैं। आप जिंदा हैं, उसकी वजह आप नहीं हैं। ये ब्रह्मांड चल रहा है, उसकी वजह आप नहीं हैं। कौन है उसकी वजह? कोई तो होगा ही यार। कौन है? कौन है जो ब्रह्मांड को चला रहा है? कौन है जो आपके दिल को धड़का रहा है? डिवाइन कह लीजिए, भगवान कह लीजिए। हमारा माइंड ऐसा मशीन है जिसको बिजली मिल रही है, लेकिन उसको ये लगता है कि बिजली अपने आप पैदा कर रहा है। अगर कंप्यूटर चल रहा है तो उसको बिजली कहीं से मिल रही है। हम भी ऐसे ही हैं। हमारे अंदर में एक सोर्स ऑफ क्रिएटिव इंटेलिजेंट एनर्जी है। कितना अच्छा लगता है जब आप भगवान को क्रिएटिव सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हो, और वो हमको डेली क्रिएट कर रही है, हील कर रही है। लेकिन फिर भी हमारे बायस में, हमारे थॉट्स में ये बात नहीं आती कि क्या पता हमारे अंदर डिवाइन हो। तो मैं आपको आज की छोटी सी वीडियो बनेगी, बहुत लंबी नहीं होगी। इसके ज़रिए मैं आपको खाली ये बात कन्विंस करना चाहता हूँ कि जैसे गाना गा गा के आप सीखते हैं, डांस करके आप डांस सीखते हैं, किसी भी स्किल को सीखने के लिए आप उसको कोशिश करते हैं, ऐसे हीलिंग करिए। लेकिन उसके पीछे एक ख़ास चीज़ है। इनफैक्ट वो 2 बातें हैं जो आपको याद रखनी है, वो मैं आज की वीडियो में एंड में बताऊंगा। अगर आप खुद गेस कर लेते हैं तो मुझे बताइए। दोस्तों, अगर आपने भी ये वीडियो अभी यहाँ तक सुना है तो वो 2 बातें कौन सी हैं जिसको आप गेस कर सकते हैं? हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप किसी को हील कर रहे हैं। अगर आप गेस कर पा रहे हैं तो उसको लिख दीजिए। ये केस नंबर 23 के बारे में बात हो रही थी। पुरुवियन नाम है ये, पिछले जन्म में, और इनको मास्टर्स सिखा रहे थे कि कैसे अपने एनर्जी को फोकस करो। और जो लोग क्रॉनिकली मल्टीपल लाइफ्स में परेशान हैं, दुखी हैं, बहुत क्रूड हैं, इमेच्योर, इनको हील करने का प्रोसेस सिखा रहे थे। उसके बाद डॉक्टर माइकल कुछ बातें शेयर करते हैं, और एक ख़ास चीज़ है जो हीलिंग प्रोसेस के बारे में कह रहे हैं। यहाँ पर एक
नई चीज़ आ रही है, मैं चाहता हूँ आप उसको समझें। रेकी नाम की एक, उसको मानते हैं सूडो साइंस, लोग मानते हैं, लोग साइंटिफिक लोग उसको मानते नहीं, सच है। लेकिन जो लोग उसको मानते हैं वो लोग बहुत मन से उसको प्रैक्टिस करते हैं। मैंने कभी किया नहीं है। रेकी में भी वही माना जाता है जैसा एडवांस्ड योगा में माना जाता है कि 7 चक्र होते हैं और हर चक्र को आपको चार्ज करना होता है, हील करना होता है। मैं खुद नहीं मानता था। मैंने करीब 2-3 महीने एक गुरुजी के पास टाइम स्पेंड किया था। उन्होंने मुझे चक्रों के बारे में सिखाया था, हीलिंग भी सिखाया था। कुछ टाइम मैंने किया भी, लेकिन फिर वही हो गया, डिसबिलीफ घुस गया। हॉस्टल में करती थी लड़की, अच्छा, लड़कियां करती थी हॉस्टल में? मतलब किसी को एनर्जी भेजनी है, सीखा था कई लोगों ने। अच्छा। लेकिन जब भी हम ऐसी कुछ बात करते हैं ना, तो अक्सर वही हो जाता है। हीलिंग बंद क्यों हो जाता है? क्योंकि डिसबिलीफ हमारा डिफ़ॉल्ट मोड है। जब बचपन में छोटे थे तो बिलीफ वॉज डिफ़ॉल्ट मोड। छोटा बच्चा किसी को भी बहुत आसानी से बिलीव कर लेता है, लेकिन धीरे धीरे हम समझदार हो जाते हैं ना, पढ़े लिखे होते हैं, तो डिसबिलीफ ज़्यादा फैशनेबल हो जाता है। डॉक्टर माइकल कहते हैं हमारा केस नंबर 25 उस दुनिया में लोगों को ठीक करता था, हील करता था, और इस दुनिया में रेकी हीलर था। और रेकी को डिफ़ाइन करते हैं, आप जब किसी को अपने हाथों से हील करते हैं तो उसको कहा जाता है रेकी। जैसे आपके घुटनों में दर्द हो रहा है तो आप अपने हाथ उस पर रख दीजिए और मन में सोचिए कि ये घुटने में मैं हीलिंग एनर्जी डाल रहा हूँ, सूदिंग एनर्जी डाल रहा हूँ और ये ठीक हो रहा है। इसको बोलते हैं रेकी। यहाँ पर वैभव हमारे बेटे का एक फेवरेट, मतलब मैंने देखा है इसके तौर तरीक़ों में, इसके जीने में सिमिट्री आ रही है। जब हम लोग गए थे वहाँ पर अक्षरधाम, मैंने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया, लेकिन वैभव ने इस चीज़ को नोटिस किया। हर चीज़ में एक बहुत सुंदर सिमिट्री है। और सिमिट्री नॉर्मली हम लोग ज्योमेट्री में यूज़ करते हैं, बट लाइफ में भी होता है। आज मैंने एक रियल लाइफ सिमिट्री यूज़ की। मैंने मैथमेटिक्स की यूज़ किया जब एडिटिंग कर रहा था। मैं जब वापस आया वहाँ से तो करीब 100 GB का तो कंटेंट इकट्ठा हो गया और मैं एडिट करना चाहता हूँ, क्या करूँ? तो मैंने इस बार डिसाइड किया कि मैं नंबर वाइज एक एक करके, पहले फर्स्ट स्टेप में ये करूँगा, सेकंड स्टेप में ये करूँगा, थर्ड स्टेप में ये करूँगा। यूजुअली ऐसा मैं करता नहीं हूँ, लेकिन उससे काम आसान हो गया और इंटरेस्टिंग हो गया, जल्दी हो गया। अब मैं जब अलमारी में कपड़े लगाऊंगा तब भी सिमिट्री यूज़ करूँगा। मतलब ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन सिमिट्री इज़ समथिंग जहाँ पर आप अपने माइंड को एक ऑर्डर में डालते हो। वो कोर्ट वाला ऑर्डर नहीं, जज वाला ऑर्डर नहीं, एक रिदम वाला, ऋतु वाला। कहते हैं कि रेकी में एक आदमी पहले दूसरे की एनर्जी को इवैल्यूएट करता है, उसके बाद उसमें जो डैमेज्ड एनर्जी है उसको हील करता है। उसकी एनर्जी में माना जाता है कुछ गैप्स हैं, उसको ये लोग ठीक करते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पहले पुटअप करूँगा आपके डिफ़ॉल्ट मोड को ठीक करने के लिए। डिफ़ॉल्ट मोड क्या है? बकवास है ये, हीलिंग मिलिंग जैसी कुछ नहीं होती बात। ये बताइए, जब आप किसी इंसान को देखते हैं, क्या आप देख पाते हैं कि वो खुश है कि दुखी है? देख पाते हैं? तो जब खुश है और जब दुखी है, इन दोनों में उसके ब्रेन में कुछ डिफरेंसेस होंगे। खुश में क्या होगा, दोनों में डिफरेंसेस क्या होगा? एक चीज़ों को पेसिमिस्टिकली लेगा, एक ऑप्टिमिस्टिकली लेगा। एक आदमी का ब्रेन चीज़ों को नेगेटिव तरीके से देखेगा और एक पॉजिटिव तरीके से देखेगा। इसका मतलब जो नेगेटिव तरीके से देख रहा है वो उन चीज़ों को नहीं देख पा रहा है जो पॉजिटिव तरीके से देख पा रहा है। इसका मतलब कुछ गैप्स हैं। और मैं पिछले करीब 4-5 महीने से एक चीज़ मुझे बार बार अंदर से आ रही है, बार बार आ रही है। इग्नोरेंस मतलब एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पर आपको अपने इग्नोरेंस के बारे में पता भी नहीं, और इसकी वजह से मुझे हर चीज़ को देखने का और गहरे से ऑब्जर्व करने का मन कर रहा है। नहीं समझे? मैं आपसे मिलता हूँ और आपको देखने के बाद तुरंत मेरा मन कहता है, अरे यार ये तो आदमी वही है ना, मुझे मिला था पिछले हफ्ते, इस कॉलेज से पढ़ा था, ये इसकी कमाई ये है, और देखो कपड़े कौन से ब्रांड के पहने हैं। इस तरह के आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे तुरंत मिलते हैं बाय रिफ्लेक्स, और मेरा माइंड उसके बारे में जजमेंट बनाता है। फिर मुझे बैक एंड में एक और एल्गोरिदम, एक और सॉफ्टवेयर आता है
बोलता है कैसे पता, जो तुम इस आदमी के बारे में सोच रहे हो तुम्हें कैसे पता, ये तो केवल कुछ बिट्स एंड पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन है। दुनिया में 5 चीज़ें आपको पता हैं, तो क्या 5 के बाद कुछ है ही नहीं? जब ये बात मन में आ रही है तो मुझे लगा देखो अब मुझे अपने इग्नोरेंस के बारे में थोड़ा सा पता चल रहा है। इससे मेरी मुंडी और झुक जा रही है, कान और आँख और खुल जा रहा है। तो हीलिंग आप तभी कोशिश भी करोगे जब आप ये कहोगे कि मेरी बॉडी में या सामने वाले की बॉडी में जितना मैं सोच पाता हूँ, जितना दवाइयाँ दे रहे हैं, उसके अलावा भी कुछ है जो अभी मैं नहीं समझा हूँ या वो नहीं समझ पाया। क्या पता वो काम करे। कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस या एरोगेंस तब आता है जब हम हमारे मन में चलने वाली उस सारी बातों को एज इट इज़ मान लेते हैं। लेकिन जैसे ही आपके मन में ये बात आएगी जो मैं जानता हूँ क्या उसके अलावा भी दुनिया में कुछ है, तब आप थोड़ा सा नज़दीक पहुँचेंगे डिवाइन के, बिकॉज डिवाइन इज़ अननोएबल। सब कुछ जानने के बाद भी यू विल बी इग्नोरेंट ऑफ इट, सब कुछ जानने के बाद भी। इसलिए जो लोग अपने आप को जान लेते हैं ना, बोलते हैं मुझको जाना नहीं जा सकता। जब अर्जुन को कृष्ण कहते हैं ना देख लो लेकिन फिर भी तुम जान नहीं पाओगे मुझको। हमेशा सब एंटी पॉजिटिव तरीके से कहते हैं अपने बारे में। क्या कहते हैं? जब कृष्ण कहते हैं अर्जुन को मैं कैसा हूँ, वही नहीं कहते कि मैं अमर हूँ, बोलते हैं मैं अजन्मा हूँ, मैं अधेय हूँ। ऐसे आ लगा करके सभी पॉजिटिव को माइनस करते हैं। तो जब भी आप किसी आपके सामने कोई बीमार दिखाई दे, कोई दुखी दिखाई दे, तो थोड़ा सा अपने अंदर के डिवाइन को क्वेश्चन करिएगा, क्या पता आप हो। वो देखिए फिल्म आपने गाइड का लास्ट सीन देखिएगा आप। उसमें एक बच्चा होता है एकदम ऑलमोस्ट मर सा जाता है, तो देवानंद बेचारा उसको हील करने के लिए बोलते हैं आप उसको छू दीजिए ठीक हो जाएगा। तो वो रोने लगा, बोलता है भगवान ये सब मुझे तेरा बंदा मानते हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि मैं चमत्कार कर दूं। और रोने लगा कि मैं कैसे करूं, मैं तो हो ही नहीं वो। उस बच्चे को टच किया, फिर फिल्म बताया कि बहुत अच्छा सीन है, आप देखिएगा उसको। तो 2 चीज़ें कौन सी हैं अभी हम बात करेंगे। खैर, आपके सामने अगर कोई बीमार है, कोई दुखी है, कोई परेशान है, तो आप जान जाइए कि उसकी एनर्जी में, उसकी माइंड में, अरे माइंड छोड़िए, कम से कम उसकी लाइफ में तो कोई गैप है ही। उस गैप को आपको ठीक करना है। डॉक्टर माइकल कहते हैं कुछ बातें हैं जो लोगों ने गलत समझी हैं। लोग मानते हैं कि लोगों के ऑरा में जब हमारी अंदर की एनर्जी में गैप्स होती हैं तो हमारी ऑरा में भी गैप्स हो जाती हैं और उसकी वजह से भूत प्रेत हमारे अंदर घुस जाते हैं। कहते हैं ये गलत है। मेरे जितने भी मैंने हिप्नोटिक्स एक्सपेरिमेंट किए हैं ऐसा कभी नहीं हुआ है। हम लोग का जो माइंड है ना, बचपन में जब मेरा छोटा भाई था तो उसको सारी हॉरर फिल्में देखनी थी और हम लोग भी घर के सामने कब्रिस्तान था, फिल्म देखने से डरते थे, लेकिन जब दोस्त मिल जाए तो ये बोलते थे कौन रह सकता है कब्रिस्तान में रात भर। और इसी तरह के जितने भी डरावने खतरनाक चीज़ें होती हैं करने का मन करता है। वो एक जानवर का इंस्टिंक्ट होता है, देखो फियर बेस्ड इंस्टिंक्ट कह सकते हैं आप। ऐसी बातें विश्वास करने का मन करता है जो आपके अंदर में डर पैदा करती है। क्यों पता है? क्योंकि डर चाहते भी हैं, पल्सेट होता है अंदर, डर फील होता है। आप किसी को सेफ फील कराना चाहते हैं, बहुत मुश्किल काम है। डराना 2 सेकंड का काम है। और कोई आदमी कुछ भी नहीं कर रहा है फिर भी डर जाएगा। आप उसके सामने रात को एक वो रख दीजिए रस्सी गोल गोल घुमा करके, सांप सोच लेगा। डर विसरल है, फील होता है। फियरलेसनेस या डिविनिटी बहुत सटल है, फील नहीं होती। जैसे मिर्च को फील करना बड़ा आसान है, लेकिन पानी को महसूस करना उसके लिए क्या चाहिए? प्यास। बहुत ज़्यादा प्यास चाहिए। तो कहते हैं भूत प्रेत की जो बातें हैं जो मैंने सुनी हैं वो केवल फियर बेस्ड मिथ है और इसको लोगों ने जानबूझ के अनडिजर्व्ड अटेंशन दे दिया है। इतना अटेंशन मिलना नहीं चाहिए। प्लस जितने भी एडवांस्ड सोल्स को, जिनको बोलते हैं रेस्टोरेशन सोल्स, उनको हिप्नोटाइज किया है, वो यही बताते हैं कि कोई बाहर की फोर्स आपके ऊपर टेक ओवर करने की कोशिश नहीं करती, एटलीस्ट उन लोगों के एक्सपीरियंस के जरिए।
लेकिन हाँ, जब हमारे एनर्जी में ब्लॉकेजेस होते हैं तो उसकी वजह से हमारी फंक्शनल कैपेसिटी कम हो जाती है। ये तो वैसे भी है यार, मसल मास कम हो गया तो चलने फिरने में दिक्कत हो जाती है, सर्दी लग गई, कान ब्लॉक हो गया, सुनने में दिक्कत हो रही है। ये तो फिजिकल टिश्यूज़ हैं। लेकिन ऐसे ही कॉग्निटिव इनेबिलिटी होती है जब हम शराब पी लेते हैं, ओवर ईट कर लेते हैं, रात भर सोते नहीं हैं तो डिल्यूजन्स होते हैं, हेलुसिनेशंस होते हैं। इसका मतलब कुछ ऐसा है जो मैं नहीं कहता हूँ कि मैं जानता हूँ, लेकिन जो नहीं जानता हूँ कुछ तो है ऐसा। तो एनर्जी फील्ड को मैं तो ऐसे मानता हूँ, मैं उसको फील करता हूँ। बेसिकली मैं कहीं भी जाता हूँ, किसी से भी मिलता हूँ ना, आई ट्राई टू फील माई माइंड, मैं कैसा फील कर रहा हूँ। वो आदमी मेरी बातें सुनना चाहता है, इसका मतलब वो और हम एक सिंक्रोनिक एनर्जी स्टेट में है। वो आदमी मेरी बातें सुनते सुनते यहाँ वहाँ डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब या तो मेरी या तो उसकी एनर्जी में कुछ डिस्ट्रैक्शन आ गया है। तो कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। तो ये कहते हैं जब आपकी एनर्जी लो होती है तब भी आपकी फंक्शनल कैपेसिटी कम हो जाती है। ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज हीलिंग को मैं चाहता हूँ आप लोग ट्राई करें। बल्कि मैं तो आज सोच रहा था, जो हम लोग हॉस्पिटल प्लान कर रहे थे उसके बजाय हीलिंग सेंटर चालू करना चाहिए। उसमें कोई हम एडवांस चीज़ें नहीं करेंगे, बट हीलिंग तो एक ऐसा प्रोसेस है जो घर पे माँ बच्चे को करती है यार। जब माँ प्यार से अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है, सूप बनाती है, उसके साथ रहती है, रात को सोती है, तो हीलिंग बढ़ जाता है। लेकिन उसका एक उल्टा असर भी होता है। माँ अगर पियक्कड़ है, दारूबाज है, लड़ाई झगड़ा करने वाली है, तो उसका बच्चा उसके गर्भ में रहने के बावजूद बीमार हो सकता है। इसका मतलब हीलिंग की प्रोसेस बहुत गहरी है और अभी भी साइंटिफिक कम्युनिटी इसके ऊपर कोई कंट्रोल्ड रिसर्च टाइप का अभी मेरे जान पहचान में शायद होता हो, मुझे नहीं पता। डॉक्टर माइकल ये भी कहते हैं कि मैं जब भी कोई साइंटिफिक कम्युनिटी हीलिंग के खिलाफ कुछ लिखती है तो मुझे दिक्कत होती है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोग हीलिंग प्रोसेस से ठीक हुए हैं, हीलिंग बाय टच से। इसमें आपको जहाँ तकलीफ़ हो रही है उसको हाथ रखना है और उसको हील करना है। और अभी भी कहते हैं बहुत से हॉस्पिटल्स में सिस्टर्स, नर्सेज जो होती हैं वो अपने पेशेंट्स को हील करने की कोशिश करती हैं, जस्ट क्योंकि उनको लगता है, फील होता है कि मैं हील करूँगी तो शायद ही ठीक हो जाए, आउट ऑफ कंसर्न टू नर्चर एंड हील। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं और लाना चाहता हूँ। हमारी बॉडी के बारे में जैसा हम सोचते हैं ना, मैं चाहता हूँ वो भी थोड़ा सा अलग हो। हम इतना कट्टरवादी नहीं होना चाहिए। कट्टरवादी मतलब ऐसा ही स्ट्रॉन्ग फिक्स्ड आइडियाज। कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हम तो खाली यही बॉडी हैं बस। हमारी बॉडी के अंदर में एक ऐसी बॉडी है, इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। वो बड़ी सॉफ्ट है, बहुत ही प्लायबल है। अगर आप उसके ऊपर विश्वास नहीं भी करते हैं तो कम से कम अपने मन में चलने वाले विचारों की और इमोशंस की प्लायबिलिटी को देखिए। लाइबिलिटी मतलब बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत आसानी से मोल्ड हो जाता है। ऐसे नहीं, जैसे नहीं मेटल होता है, मेटल उसको बोलते हैं मैलिएबल, अच्छा इसको आप शेप दे सकते हैं। अच्छा अच्छा ऐसे ही प्लायबल मतलब जिसको बहुत आसानी से रूप बदल सकते हैं। मैं आपको देख रहा हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे आप, 2 सेकंड में आप खराब निकले। बहुत, मैं तेरे लिए रात भर बैठ करके वीडियो, मतलब केक खरीदूंगा, रात को 12 बजे गुब्बारे चला करके तुझे हैप्पी बर्थडे करूंगा, और अगले पल तू मर जाए तो अच्छा रहे। हस्बैंड वाइफ जो एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार हैं, डिवोर्स नहीं देंगे, मतलब लड़ाई होगी तो डिवोर्स नहीं देंगे। क्यों? खुश कैसे रहेगा तू? तो ये हमारे माइंड का प्लायबिलिटी तो है। इसका मतलब हमारे माइंड में ये कैपेसिटी है, या हमारे अंदर में ये कैपेसिटी है, किसी भी चीज़ को बदल सकता है, एटलीस्ट थॉट्स को तो बदल सकता है। डॉक्टर माइकल तो कहते हैं हमारे चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड है जो फ्लूइड की तरह है। तो जब आप किसी को ऐसे इमेजिन करते हो और हील करते हो तो आपके अंदर में से ये इमेजिन करो कि एक लाइट जैसी कोई चीज़ या पानी जैसी कोई चीज़ निकल रही है और सामने वाले को मिल रही है। इमेजिनेशन की पावर आपको तभी समझ में आएगी जब आप उसको कर पाएंगे। बहुत मुश्किल है इमेजिनेशन। जुनुगा में एक एक्सरसाइज दिया है, बहुत ही मुश्किल है। आंख बंद करके आपको अपनी आंखों से कुछ लाइट को इमेजिन करना है। मैंने उसको करने की कोशिश की। 5 मिनट का टाइम दिया है कि आप आंख बंद करके 5 मिनट तक इमेजिन करिए कि आपकी आंखों से एक खास कलर की लाइट निकल रही है, सफ़ेद लाइट निकल रही है। अरे 5 मिनट तो छोड़िए, आप अगर 10 सेकंड भी आप
कोई ख़ास चीज़ को इमेजिन कर लें, कर पाएँ, वही अपने आप में मुश्किल काम है। लोग इसीलिए मंत्र जप करते हैं ताकि माइंड को फोकस कर सकें। हम केवल उन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस कर पाते हैं जो हमको सेंसेशंस देती हैं। कहीं कोई बहुत ज़्यादा अच्छा गाना गा रहा है, डांस कर रहा है, या कोई अजीबोगरीब लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, या कोई अजीबोगरीब चीज़ चल रही है जो हमको डर दिलाए या एक्साइट कराए, तो भी हम उसके ऊपर फोकस कर पाते हैं। बट यहाँ पर आपको अगर हील करना है तो अपने माइंड को काम रख पाना होगा। डॉक्टर माइकल की एक पेशेंट थी, मतलब क्लाइंट थी, जिसको उन्होंने हिप्नोटाइज़ किया था। तो उसने बताया कि जब मैं हील करती हूँ तो कैसे करती हूँ, उसके बारे में बताया। अगर आप किसी को हील करना चाहते हैं तो उस चीज़ का सीक्रेट ये है कि आप अपने सेल्फ को बीच में से हटा दीजिए। जब भी मैं किसी पेशेंट को हील करती हूँ तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मेरी एनर्जी उस आदमी की एनर्जी के साथ में मर्ज हो जाए और उसकी बॉडी के साथ में जो सबसे अच्छी चीज़ हो सकती है वो हो जाए। और इसके लिए 2 चीज़ें चाहिए आपको, एक प्यार चाहिए और टेक्निक भी चाहिए। मैं अभी रिसेंटली गया था डॉक्टर साहब के साथ वहाँ उनकी रीयूनियन में। मैंने तो किसी को हील नहीं किया, खाली बातचीत की। लेकिन बातचीत के दौरान में भी, मतलब इसके अलावा मैं वीडियो शूट कर रहा था, लेकिन उस प्रोसेस में भी जो मैं था मैं उसको साइड रख रहा था, ठीक से नहीं रख पा रहा था। अगली बार और अच्छे से रखूँगा। मैं कौन हूँ? डॉक्टर आशीष शुक्ला, MBBS MD, डॉक्टर रिम्पी का सीनियर। कितने साल? 3 साल सीनियर। इनकी बैच यूनियन में गया था। तो मुझे मेरा कोई रुतबा उतबा है यार, इज्जत है, लोग मुझे रिस्पेक्ट करें। लेकिन जब उस आदमी को साइड रख देते हैं, और मैं वहाँ क्या था? मैं तो कैमरामैन था। बल्कि बड़ी में मुझे मना कर रही है, बस करो, कितना शूट करोगी। लेकिन मैं तो उनका हस्बैंड था ही नहीं उस समय। मैं तो क्या था? कैमरामैन। वैन होते हैं। नहीं, आप देखिए, हीलिंग के साथ साथ किसी भी सेक्टर में अगर आप अपने अंदर में चलने वाली बकबक को, क्यों कर रहा है तू, लोग क्या सोचेंगे, इसको अगर साइड रख के बोले ठीक है भाई, लोग जो सोचेंगे सोचे, अभी मुझे ये काम करने दे, तब अचानक से आपको वो सब चीज़ें दिखाई देंगी जो आपको आइडियाज़ बोल सकते हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ बोल सकते हैं। मुझे अभी भी याद है, 3 बच्चे डांस कर रहे थे, मैं शूट कर रहा हूँ, और मुझे लगा कि नहीं, मुझे इनकी शक्ल चाहिए, क्योंकि बेचारे छोटे छोटे बच्चे थे, डांस ज़्यादा नहीं कर पा रहे थे, और मुझे कैमरे में दिख नहीं रहा था उनका शक्ल। तो मैं उनके पास जाके बैठ गया। फिर मुझे याद आया, हीरो ऑफ द शॉट ये है, हीरो ऑफ द शॉट ये है, हीरो ऑफ द शॉट ये है। बल्कि जो मेट गाला होता है, लोग जिधर से जाते हैं अंदर, वहाँ एक बड़ा अच्छा क्रिएटर है, उसका बड़ा सा कैमरा है। जब लोग आते हैं तो वो कैमरा उनका एक सोलो शॉट लेता है स्लो मोशन में। इसमें ये ऐसे भी एक अच्छा आइडिया है कि ये दिखाने के लिए कि इन सब पे कंपाइल करके भी डाल सकते हैं, बजाय पूरा का पूरा शूट करने के इस पार्ट को भी ले सकते हैं ना। बट ये तो एक मेरा पॉइंट ये है, आप किसी से बात भी कर रहे हैं, हो सकता है वो बीमार नहीं है, केवल दुखी है, और आप उसके दुख को हील करना चाहते हैं। क्या करिए? उसको सुनिए, अपने आप को लाए बगैर, अपने आप को साइड भी रख दीजिए। आज मेरी मुलाकात हुई एक भाई साहब से जो एक ख़ास प्रोफेशन में है, जिससे लोग डरते हैं उस प्रोफेशन में। कौन सा? पुलिस में। मैं उनको सुन रहा था, मैंने कुछ सवाल पूछे, और उन्होंने भाई साहब जिस तरह से खोल करके अपनी पीड़ा जाहिर की है, मुझे पक्का है थोड़ा बहुत तो हील होके ही गए होंगे। आधे घंटे बैठे थे, उनकी वाइफ का अल्ट्रासाउंड डॉक्टर साहब कर रही थी, और वो अपनी पीड़ा इनफैक्ट दिखा रहे थे कि किस तरह से हम लोगों को सबसे ज़्यादा इस समय क्या परेशानियाँ हैं, और उसमें सब ट्रेड सीक्रेट्स दे रहे थे जो आदमी कभी नहीं बताता किसी से वो सब बातें। और मैं उनसे दूसरी बार मिला हूँ, बहुत अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं। और इसी से मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि लोग क्यों फ्रेंड्स के पास जाना चाहते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हील करते हैं। जब फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ रहते हैं तो सेल्फ नहीं फील होता, और जहाँ पर सेल्फ फील होता है वहाँ पर फ्रेंड्स नहीं होते। तो 2 चीज़ें कौन सी है, उसमें से एक तो मिल गया, कॉन्शियस सेल्फ को साइड रखना पड़ेगा। आपको वो गाइड वाला देवानंद बनना पड़ेगा। हे भगवान, ये मुझे तेरे बंदे मानते, तेरा डायलॉग ये था, भगवान ये मुझे तेरा बंदा मानते हैं और तू मुझसे इतना दूर। और ऐसा बोल के उसकी आंखों से आंसू निकलता है। मुझे लगता है यही स्टेट ऑफ माइंड
शायद साईं बाबा की रहती होगी। पता है उनके यहाँ क्या करते थे साईं बाबा के यहाँ? खूब चढ़ावा आता था। कहते हैं जितना गवर्नर के पास पैसा इकट्ठा होता होगा उतना पैसा इकट्ठा होता था साईं बाबा के यहाँ। सुबह से लेकर शाम तक, रात सब खाली कर देते थे, बांट देते थे, खाना बना के सबको खाना खिला दो, कुछ भी रखते ही नहीं थे। फिर कल जो आएगा कल चढ़ावा सब फिर बटेगा। क्यों बटता था? क्योंकि उनके अंदर में अपने आप को बचाने के लिए कुछ था नहीं। मैं आपको ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना सब कमाई धमाई उड़ा दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मन के अंदर में जहाँ कहीं पर भी आपको अपने बारे में एहसास है कि यार लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, एकदम छोटे बच्चे होकर के जाइए, डांस करिए, गाना गाइए। मुझे इस बार तो यही अच्छा लगा कि छोटे छोटे बच्चे जाकर के स्टेज पर गाना गा रहे हैं। मुझे उनको टैलेंट नहीं दिखाई दिया, मुझे उनकी प्लस उनको एक नर्चरिंग हीलिंग एनर्जी मिल रही थी। उनके सब पेरेंट्स थे, सब गार्जियंस थे वहाँ पर, और बच्चे खुश थे। वहीं स्कूल में जाते हैं, सब कॉम्पिटिटिव माहौल होता है, उसका बच्चा मेरे बच्चे से अच्छा कैसे कर सकता है। बल्कि एक डॉक्टर साहब बोल रही थी अच्छे से कंप्लीट करके आना, लेकिन फिर बाद में बोल रही थी थोड़ा सा उसको काउंसिल करके आती हूँ, मोटिवेट करके आती हूँ। हीलिंग एनर्जी इज़ व्हेन यू फील कि यार है तो डिवाइन, लेकिन मैं बीच में क्यों आ रहा हूँ, मैं नहीं आना चाहता। कोई आदमी आप हील करना चाहते हैं किसी को, लेकिन सामने वाला चाहता ही नहीं है या विश्वास ही नहीं करता, तब भी आपकी एनर्जी उस तक पहुँचेगी नहीं। मैं चाहता हूँ आप एनर्जीज़ को समझना शुरू करिए थोड़ा नए तरीके से। एनर्जी ऑफ योर माइंड। आप जब किसी काम को करते हैं, कितना भी छोटा से छोटा काम है, उसमें कितना मन से कर पाते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको फिल्में देखना पसंद है, स्क्रिप्ट पढ़ना पसंद है, आप खाली एक ही स्टेप बाईपास कर रहे हो, शुरू का 10 साल। आप प्रोड्यूस करना चाहते हो लास्ट का 10 साल का। जैसे शीश कह रहा था, मैं उन टीचर से गाना सीखना चाहता हूं जो सारे गाना ना सिखाएं, सीधे गाना सिखाएं। तो आप शुरू कर दो करना, खराब करना, लेकिन धीरे धीरे वो खराब क्या है, वो आपका अंदर का रेजिस्टेंस है कि मैं खराब नहीं करूंगा, मैं खराब काम नहीं करना चाहता। आपको नेचर हील नहीं कर पा रहा है, आपके कैरेक्टर को, आपके करियर को हील नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपने ब्लॉक कर रखा है एक आइडियल से कि अच्छा करना है। पहली बात तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एकदम ईमानदारी से पूछना चाहता हूँ, हम लोग यहाँ 4-5 साल से ज़ेनोगा पढ़ रहे हैं, योग पढ़ रहे हैं, क्या आपको लगता है आपके अंदर में डिवाइन एनर्जी है? लगता है? तो उसको अंदर से निकलने दीजिए, उसको मेमोरी के साथ कनेक्ट करिए कि आज मैं जो काम करने वाला हूँ उसमें डिवाइन एनर्जी हेल्प करे मुझे। इसी को तो प्रार्थना कहते हैं। मंदिर में बैठकर अगर दिया जला रहे हैं, उससे ज़्यादा पावरफुल प्रार्थना है कि बॉस वो दिया तो मेरे अंदर जल रहा है, अब मैं चाहता हूँ, मैं 2 मिनट का एक वीडियो शूट करना चाहता हूँ। आज आपका शर्ट आया, गिफ्ट आया, आपने ख़रीदा, उसको आप एक एक्सपीरियंस के फॉर्म में वीडियो बनाना चाहते हैं, नरेट करना चाहते हैं। बाय द वे वीडियो मेकिंग इज़ काइंड ऑफ राइटिंग, इट्स लाइक ऑथर। कोई आदमी पहली बार, जैसे आपने अपनी कमाई से महंगा शर्ट खरीदा है, उस पूरी चीज़ को अगर आप किसी को नरेट करते हैं तो कैसे करेंगे? एंड आप ऑथर नहीं हैं, आप वीडियो मेकर हैं, तो कैसे करेंगे? थिंक अबाउट इट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वीडियो बनाइए, मैं कह रहा हूँ कि आप जब कोई काम कर रहे हैं उसके ज़रिए कहाँ जाइए? अपने डिवाइन के पास। उसके लिए थोड़ा आराम करना पड़ेगा। अपने सेल्फ को, अपने कॉन्शियस सेल्फ को, मतलब यार बनाऊंगा तो ये अच्छा होगा, इसका क्या फ़ायदा होगा यार, कितने लोग देखेंगे, लोग पसंद भी करेंगे, नहीं करेंगे। इस तरह की जब बातें चलती हैं तो समझ जाइए कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ। अंदर का घमंड या ईगो या जो कुछ भी हो सकता है। आज सुबह 2 बार चाय बनाई मैंने, मतलब सुबह और शाम को दोनों बार। बड़ी मम्मी ने क्या बोला पता है? बच्चे बनाएंगे। पहली बार तो उन्होंने बोला कि आंटी बनाएंगी। मैंने कहा यार आंटी बनाएंगी तो मैं कहाँ से इनर विजडम को तक पहुँचूंगा? मैं चाय बनाना चाहता था अपनी वाइफ के लिए, आपके लिए भी। फिर शाम को फिर जब बनाने का मौका आया तो बोलती है वैभव बनाएगा। मैंने कहा नहीं यार, मैं अपने इनर विजडम को चाय साधना में ढालना चाहता हूँ। अच्छी थी वैसे चाय तो। हम लोग गए भी थे ना वहाँ पर दलाई लामा के यहाँ, उनके यहाँ चाय बनाते थे वो लोग बहुत प्यार से। तो देर आर मेनी वेज टू रीच द सेंटर ऑफ आवर इनर
विजडम बाय टैपिंग इनटू हायर एनर्जी सोर्स। इस समय ये बड़ी बड़ी ब्रांचेस हो चुकी हैं, मसाज, योगा, एक्यूपंक्चर, तो ये तो पूरे इंटरनेशनली रिनाउंड चीज़ हो चुकी है, बहुत से लोग उसको मानते भी हैं। और बायोमैग्नेटिक हीलिंग प्रोसेसेस बहुत से ऐसी तरीके हैं जिसके ज़रिए लोग हील करते हैं, आपके अंदर की काई को बैलेंस करते हैं। बाय द वे, काई से याद आया, ब्रूस ली का वो सीन देखा है आपने? ब्रूस ली इतनी दूर से, यहाँ अगर कोई है, इतनी दूर से किक मारता था, वो आदमी दूर जाकर गिरता है। वो कहाँ से आता है पता है? कहते हैं ब्रूस ली अपनी काई, अपने अंदर की जो बॉडी की प्राण की एनर्जी है, जो हीलिंग प्रोसेस में हेल्प करती है, उसको वो प्रैक्टिस करके यूज़ कर पाते थे। काइजन वाला काय? हाँ, काइजन वाला काय नहीं, CHI काई वही बोलते हैं, काइजन ही है। हाँ, काइजन नहीं, वो तो अलग है। काइजन तो चीज़ों को स्लो और ऑर्डर तरीके से करो, वो अलग है। ये काय जो है, इट्स मोर लाइक प्राण, काई एनर्जी बोलते हैं। बट मैं देखिए अभी इसके ऊपर ध्यान नहीं डालना चाहता हूँ, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। मैं चाहता हूँ आप अपने माइंड के थॉट्स की एनर्जी को पहचानो, उसको कैसे आप साफ कर सकते हो उसको देखो। ये मुश्किल चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे अंदर दो एनर्जी होती है, एक होती है बॉडी की एनर्जी और एक होती है सोल की एनर्जी। अब मैं एग्जांपल देता हूँ तो समझ में आ जाएगा। सोल की एनर्जी को अभी हम साइड रखते हैं बिकॉज हम जानते नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन बॉडी की एनर्जी सोल की एनर्जी से कुछ अलग होती है, ये जान जाइए। सोल की एनर्जी बहुत एडवांस, बहुत इंटेलिजेंट है, और बॉडी की एनर्जी बहुत ही प्रिमिटिव है। वो कैसे काम करती है, उसका भी अपना एक तरीका है। हार्ट बीट कर रहा है, अगर उसके अंदर में अभी मेरे ख्याल से अभी अगर आप मेरे हार्ट के अंदर घुस पाते या CT स्कैन कर पाते, डेक्सा स्कैन कर पाते, तो आपको मेरी आर्टरीज में कहीं ना कहीं दिखाई देगा, चर्बी दिखाई देगी। अब वो उसको साफ ही नहीं कर पा रही है, कह रही है एक्सरसाइज करो, खाना कम करो। क्या चक्कर है यार, इतने इंटेलिजेंट है बॉडी, तो कर दे साफ। लेकिन क्या करें, बॉडी की एनर्जी की अपनी खुद की लिमिटेशन है। ठीक है, जब बॉडी ठीक ही नहीं कर पा रही तो मैं भी और घमंडी 2 पैक और लगा लूँगा मैं, और अपने आप से कहूँगा कुछ नहीं होता, दिखा ठीक तो हूँ मैं। जब दिख नहीं रहा तो होगा ही। जब दिख नहीं रहा तो होगी। तो एक तरफ बॉडी की एनर्जी है जिसको आपको पहचानना होगा और उसके हिसाब से उसको ठीक करना होगा। उसी का विज्ञान हम सो कॉल्ड बड़े बड़े डॉक्टर्स पढ़ते हैं। और एक तरफ होती है डिवाइन एनर्जी या तो सोल की एनर्जी। मैं चाहता हूँ इसके ऊपर आप अपने आप को कहिए, बेटा तुझे नहीं पता, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं, इसका केवल यही मतलब है कि तुझे पता नहीं है। जैसे जब हम पहाड़ पे जा रहे थे तो आगे गड्ढा है, पता था? नहीं पता था, पता होता तो वापस आ जाते। हमारा मन तो ये कह रहा था 1 किलोमीटर चलते हैं उसके बाद पहुंच जाएंगे। 400 मीटर था केवल। डॉक्टर माइकल कहते हैं कि मेरे खोज के हिसाब से हर एक इंसान का एक नेचुरल रिदम होता है जो उसी इंसान का होता है। जैसे उसकी फिंगरप्रिंट्स बहुत यूनिक होती हैं, ऐसे उस आदमी का रिदम उसके यूनिक होता है। हमारी रेटिना का जो अंदर में वो शेप होता है ना, वेसल्स का शेप, वो एकदम यूनिक है, हर एक आदमी का यूनिक है। ऐसे ही हमारी नेचुरल रिदम यूनिक है बाकियों से। आपकी बॉडी को और आपकी सोल को, दोनों को ठीक ऐसे मिलना होगा जैसे हमारे अच्छे अच्छे क्लासिकल गाने। उधर वो गाना गा रहा है, म्यूज़िक गा रहा है, इधर दूसरा गा रहा है, पीछे बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है। जैसे हम लोग गाते हैं वैसा नहीं, जो हम लोग गाते हैं वो तो बहुत ही बेकार, नॉन सिंक्रोटिक है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं बॉडी एंड सोल हैज़ टू को एग्जिस्ट फॉर ह्यूमन्स टू बी प्रोडक्टिव। अगर आप ये चाहते हैं कि आप प्रोडक्टिव हो, बहुत अच्छे से काम कर सकें, तो आपकी बॉडी और सोल दोनों को रिदम में आना पड़ेगा। इसका मतलब आपको अपनी बॉडी को सुपर हेल्दी जितना कर सकते हो उतना करिए, और साथ ही साथ सोल के बारे में क्या करिए, देवानंद बन जाइए। मुझे नहीं पता, लेकिन ज़िद्दी भी हो गया था वो। बोलता है अब सवाल ये नहीं है कि बारिश होगी कि नहीं होगी गाइड फिल्म में, अब सवाल क्या है कि तू है कि नहीं। अगर तू है तब प्रूव कर, और नहीं है तो जिंदा रहकर क्या फ़ायदा। सवाल अब ये नहीं कि पानी बरसेगा या नहीं, सवाल ये नहीं कि मैं जीऊंगा या मरूंगा, सवाल यह है कि इस दुनिया को बनाने वाला, चलाने वाला कोई है या नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप भूखे मर जाओ, लेकिन सवाल पूछिए कि अगर तू है डिवाइन
तो फिर मेरी ज़िंदगी में और अच्छाई कैसे आ सकती है, बता, मुझे गाइड कर। मैं तो सच पूछिए रोज़ इसी तरह जीता हूँ। मैं कोई लॉन्ग टर्म, मेरा गोल ऐसा नहीं है कि मैं ये काम कर लूँ तो ये बड़ा बिजनेस हो जाएगा। बस मैं रोज़ डिवाइन को पूछता हूँ, भैया कुछ तो है ना, कुछ अच्छा सा करा दे आज। बहुत अच्छा, आप देखिएगा फिल्म का लास्ट शॉट देखिएगा गाइड का। सवाल अब ये नहीं है कि बारिश होगा कि नहीं होगा, सवाल क्या है, अगर दुनिया में भगवान नहीं है तो फ़ायदा ही क्या दुनिया का। ये क्वेश्चन लेकर आइए कि क्या एक डिवाइन सोर्स है, क्या सोल है। जितने भी लोगों की लाइफ में मैं देखता हूँ स्ट्रगल्स, चाहे बीमारी का हो, चाहे फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हो, चाहे रिलेशनशिप के स्ट्रगल्स हो, आप लोग के भी, मुझे समझ में आता है उनके अंदर और बाहर क्या नहीं है, हार्मनी नहीं है। अंदर और बाहर मतलब आप बाहर कुछ ऐसी चीज़ चाहते हैं जो अंदर में आपको समझ में नहीं आ रहा। तो दूसरी चीज़ क्या है, अगर आप किसी को हील करना चाहते हैं, एक क्वेश्चन कि क्या पता मेरे अंदर में डिवाइन हो तो ये हील हो जाए। ये भरोसा नहीं कि हाँ मेरे अंदर डिवाइन है और इसको ठीक कर दूंगा, ये नहीं। पहला वाला तो आपको सेल्फ को बकबक चल रहा है, उसको बोले ठीक है, बकबक करने वाला तो मैं और मेरा माइंड है। भगवान मैं हूं, मेरा ईगो है, मैं समझता हूं, उसको पहचानिए। और दूसरा, अगर तू है तो तू काम कर, मैं जानता नहीं हूं। ये भरोसा कभी मत लाइएगा कि मैं इसको ठीक कर दूंगा बॉस। बहुत बड़े बड़े लोग इसमें डब चुके हैं। कोई आदमी अपने आप को बहुत बड़ा डॉक्टर मानता है, 10 मरीज ठीक कर दिए, 11वां उसको स्टम्प कर देगा। लेकिन वहीं पर एक आदमी जब ऐसे काम करता है ना, हमारे मेडिकल में कहावत ही है कि डॉक्टर क्योर नहीं किया था, वी ट्रीट नहीं, डॉक्टर्स ट्रीट बट क्योर तो भगवान करता है। जब ये थॉट रहेगा ना कि बॉस ये फिजिकल बॉडी के साथ में कुछ तो क्या पता हो, एंड कैन मे बी दैट विल वर्क। ये भरोसा नहीं है, ये अपने डाउट के ऊपर क्या है, डाउट, अपने डाउट के ऊपर क्वेश्चन है कि क्या पता हो तो। जीसस को भी यही डाउट हुआ था, क्या पता सूली पर चढ़ जाऊं अगर हो तो। वो स्टेट अपना जिसमें कि आप संत तब बन जाते हैं, या आपके अंदर कि जब आप इतने छोटे 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 होते जाते हैं कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, जो कुछ देखूं तो तब एक नया डेफिनेशन आता है, तब माइंड को नए तरीके से सोचने का ऑप्शन खुलता है। वो माइंड सोचता नहीं है, वो माइंड नहीं सोचता, उसी को हम लोग योग में क्या बोलते हैं लोगों में, इंट्यूटिव इन्फरेंस, इंट्यूशन। अब सेक्शन 2 भी खुलता है तो हम लोग ये तीन चीज़ सीखते हैं ना, कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन, इंट्यूशन। जीसस क्या कहते थे, जो बच्चे की तरह हो जाएगा वो भगवान के किंगडम में पहुंचेगा। बच्चे की तरह कैसे हो जाएगा, उसको बच्चे की तरह बिलीफ होना शुरू हो जाता है। क्या पता यार मरने के बाद लोग जिंदा रहते हो, क्या पता हमारे अंदर डिवाइन हो। तो हीलिंग प्रोसेस को अपने साथ भी ट्राई करिए कि क्या पता अगर मेरे अंदर में, अगर आप यार सफ़ेद सफ़ेद काली काली कड़वी गोलियों के ऊपर विश्वास कर सकते हैं तो अपने ऊपर भी कभी कभी ट्राई करके देखिए। थोड़ा मुश्किल है लेकिन ट्राई करिएगा। दोस्तों सीरीज़ जो आपने अभी भी देखा ये dkbrains.com पे अवेलेबल है, और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अब पेड कोर्स करना है, और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज़ आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ साथ इसको एक अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है।